नमस्कार। कभी सोचा है कि भारत सरकार हर साल ये जो खरबों रुपए खर्च करती है, वो आखिर करती कैसे है? मतलब सड़कें हैं, सैटेलाइट्स हैं, स्कूल से लेकर हमारी सेना तक, इन सब के लिए पैसा आता कहां से है? और सबसे बड़ा सवाल, कौन तय करता है कि ये पैसा कहां जाएगा? देखिए, ये बात सिर्फ एक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट की नहीं है, ये तो हमारे लोकतंत्र की एकदम जड़ है, उसकी नींव है। तो आइए संसद की इस थोड़ी पेचीदा लेकिन बहुत जरूरी बजट प्रक्रिया को समझने की कोशिश करते हैं। तो सवाल यही है, सरकार अपनी मर्जी से एक भी रुपया नहीं खर्च कर सकती। देश का जो खजाना है, जिसे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कहते हैं, उससे पैसा निकालने के लिए सरकार को संसद की मंजूरी लेनी पड़ती है। और ये मंजूरी मिलना, ये अपने आप में एक लंबी और बहुत ही व्यवस्थित प्रक्रिया है। इस पूरी प्रक्रिया को बेहतर ढंग से समझने के लिए हमने इसे 4 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि बजट असल में होता क्या है। फिर हम देखेंगे कि संसद में इसका सफर कैसा होता है। उसके बाद सरकार की अलग-अलग तिजोरियों या फंड्स के बारे में बात करेंगे और आखिर में उन पावरफुल टूल्स पर नजर डालेंगे जिनका इस्तेमाल संसद सरकार के खर्चों पर लगाम कसने के लिए करती है। चलिए, तो पहले हिस्से से शुरू करते हैं। बजट आखिर है क्या? हम सब लोग बजट शब्द तो खूब इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये जानना बड़ा जरूरी है कि हमारा संविधान इसके बारे में क्या कहता है। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। जानते हैं क्या? हमारे संविधान में बजट शब्द कहीं लिखा ही नहीं है। जी हां, बिल्कुल सही सुना। आर्टिकल 112 इसे कहता है वार्षिक वित्तीय विवरण या एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब ये सिर्फ कोई टेक्निकल जार्गन नहीं है, बल्कि ये इस डॉक्यूमेंट की जो गंभीरता है, जो इसकी औपचारिक प्रकृति है, उसको दिखाता है। तो फिर ये वार्षिक वित्तीय विवरण होता क्या है? एकदम सीधे साधे शब्दों में कहें तो ये आने वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए सरकार की अनुमानित आमदनी और खर्चों का एक पूरा लेखा जोखा है। ये सरकार का फाइनेंशियल प्लान है जो हर साल 1 अप्रैल से शुरू होता है और अगले साल 31 मार्च को खत्म होता है। तो इस दस्तावेज के अंदर होता क्या क्या है? देखिए, इसमें सरकार की अनुमानित कमाई यानी राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियों का ब्यौरा होता है। साथ ही ये भी बताया जाता है कि कमाई बढ़ाने के लिए सरकार क्या करने वाली है। इसमें खर्च का भी पूरा अनुमान होता है। पर यह सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, ये आने वाले साल के लिए सरकार की आर्थिक और वित्तीय नीति की दिशा तय करता है और साथ ही ये पिछले साल की एक तरह से रिपोर्ट कार्ड भी पेश करता है। अच्छा, तो एक बार जब वित्त मंत्री बजट पेश कर देते हैं, तब इसकी असली यात्रा शुरू होती है। इसे कानून बनने से पहले संसद में एक बहुत ही सख्त, कई चरणों वाली प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। जैसा कि हम यहां देख सकते हैं, यह पूरी प्रक्रिया 6 मुख्य चरणों में बटी हुई है। शुरुआत होती है वित्त मंत्री द्वारा बजट पेश करने से। फिर दोनों सदनों में इस पर एक आम चर्चा होती है। इसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेज आता है। विभागीय समितियां अलग अलग मंत्रालयों की पैसों की मांगों की गहराई से जांच पड़ताल करती हैं। फिर इन मांगों पर लोकसभा में वोटिंग होती है और आखिर में यह प्रक्रिया 2 जरूरी बिल पास होने के साथ खत्म होती है। एक है एप्रोप्रिएशन बिल, जो सरकार को पैसा खर्च करने का अधिकार देता है, और दूसरा है फाइनेंस बिल, जो सरकार के टैक्स प्रस्तावों को लागू करता है। और ये जो सिद्धांत है वो संविधान के अनुच्छेद 114 में बिल्कुल साफ साफ लिखा है। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, ये कहता है कि विधि द्वारा विनियोग के सिवाय भारत की संचित निधि से कोई पैसा नहीं निकाला जाएगा। आसान भाषा में, सरकार देश के मुख्य खजाने को तब तक हाथ भी नहीं लगा सकती जब तक संसद में पास हुआ कोई कानून उसे ऐसा करने की इजाजत न दे। संसदीय नियंत्रण की यही तो जड़ है। तो ये कानूनी इजाजत असल में है क्या? यही है एप्रोप्रिएशन बिल, यानी विनियोग विधेयक। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये सरकार के लिए देश के खजाने की चाबी है। जब तक संसद इस खास बिल को पास नहीं करती, तब तक सरकार को खर्च करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं मिलता, चाहे बजट पर कितनी भी बहस क्यों न हो जाए। मांगों पर वोटिंग तो बस एक तरह की सहमति है। ये बिल उस सहमति को कानून में बदलता है। अब हमें ये तो पता चल गया कि पैसा खर्च करने की इजाजत कैसे मिलती है, तो चलिए अब ये देखते हैं कि ये सारा पैसा असल में रखा कहाँ जाता है। हमने संचित निधि की बात तो की, लेकिन वो सरकार का इकलौता खजाना नहीं है। असल में सरकार के पास 3 अलग अलग तरह के फंड्स या कह ले कि तिजोरियां होती हैं। जैसा कि ये टेबल दिखाती है, 3 फंड्स हैं। पहला और सबसे जरूरी है भारत की संचित निधि। ये सरकार का मेन अकाउंट है, जिसमें टैक्स वगैरह से आने वाली सारी कमाई और लिए गए कर्ज जमा होते हैं। इससे कोई भी पैसा निकालने के लिए संसद की मंजूरी जरूरी है। दूसरा है भारत का लोक लेखा,
इसमें वो पैसा होता है जिससे सरकार एक बैंकर की तरह रखती है, जैसे कि प्रोविडेंट फंड का पैसा। क्योंकि ये सरकार का अपना पैसा नहीं है, इसलिए इसे निकालने के लिए संसद की मंजूरी नहीं चाहिए। और तीसरा है भारत की आकस्मिकता निधि। ये राष्ट्रपति के पास एक छोटा फंड होता है जो अचानक आए अप्रत्याशित खर्चों के लिए होता है, जिसे बाद में संसद से अप्रूव करा लिया जाता है। तो अब हम आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, और इसमें हम इस सवाल का जवाब देंगे कि संसद असल में सरकार के पैसों पर अपना कंट्रोल रखती कैसे है। इसके लिए सांसदों के पास कुछ बहुत ही शक्तिशाली हथियार होते हैं जिनका वो बजट प्रक्रिया के दौरान इस्तेमाल करते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि संसद का काम सिर्फ हाँ में हाँ मिलाना नहीं है। पैसा देने की शक्ति का मतलब है पैसा देने से मना करने की शक्ति भी। संसद सरकार की किसी भी मांग को खारिज कर सकती है या उसमें कटौती कर सकती है। जवाबदेही का असली मतलब यही है। और इस शक्ति को इस्तेमाल करने का एक बड़ा तरीका है कटौती प्रस्ताव। विपक्ष खास तौर पर 3 तरह के कटौती प्रस्ताव ला सकता है। पहला, नीतिगत कटौती, जो मांग के पीछे की पूरी पॉलिसी से ही असहमति जताता है। दूसरा, मितव्ययता कटौती, जो कहता है कि खर्चा कम किया जाए। और तीसरा, सांकेतिक कटौती, जिसका इस्तेमाल सरकार के खिलाफ कोई खास शिकायत दर्ज कराने के लिए होता है। लेकिन एक सवाल है, पूरी बजट प्रक्रिया में लगभग 2 महीने लग जाते हैं, जो 31 मार्च की डेडलाइन के बाद भी चलता है। तो क्या 1 अप्रैल से सरकार का काम रुक जाता है? नहीं। इसी चीज के लिए है लेखानुदान या वोट ऑन अकाउंट। ये एक तरह से संसद द्वारा सरकार को दिया गया एडवांस है, ताकि जब तक पूरा बजट पास नहीं हो जाता, नए फाइनेंशियल ईयर के शुरुआती कुछ महीनों के जरूरी खर्चे चलते रहें। तो आखिर में ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है कि ये जो पूरी लंबी और जटिल प्रक्रिया है, क्या ये सिर्फ एक ब्यूरोक्रेटिक हर्डल है, एक फालतू की कागजी कार्रवाई, या फिर यही तो लोकतांत्रिक जवाबदेही का असली मतलब है? एक ऐसा जरूरी सिस्टम जो ये पक्का करता है कि सरकार जनता के पैसे को जनता के ही प्रतिनिधियों यानी संसद की निगरानी में खर्च करे। ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे लोकतंत्र में शक्ति के संतुलन की पूरी कहानी कहता है।